नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं पिछली बार जहां अपन ने छोड़ा वहीं से। अपन ने पिछली बार हड़प्पा सभ्यता की ईंट मन के और अस्थियों से आसपास से रिलेटेड जो भी था वो सारा मटेरियल अपन ने देख लिया। अब अपन ने देखे माल प्राप्त करने संबंधी वहाँ क्या क्या नीति थी। जो माल वहाँ से प्राप्त हुआ है वो कहीं से तो प्राप्त हुआ होगा, तो उसकी कुछ नीतियाँ भी रही होंगी। ऐसे थोड़ी मुँह उठाया कि चल दी और कुछ भी ले आए, ठीक है ना। तो माल प्राप्त करने संबंधी नीति ऐसा है कि वहाँ पर बाहर से लकड़ियाँ भी मंगवाई जाती थी, पत्थर भी मंगवाए जाते थे, सोना तांबा कुछ और चीज़ें भी वहाँ से बाहर से प्राप्त होती थी। जो वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हुए होंगे। और किस प्रकार से प्राप्त होते थे, तो वो ढोने के लिए जो स्थलीय मार्ग होते थे उन पर ढोने के लिए क्या होती थी, बैलगाड़ियाँ। और इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिला है, क्योंकि वहाँ पर हमें इसके खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ियों के खिलौने मिले, वृषभ मिला है हमें किस पे, वहाँ प्राप्त होने वाली मोरों पे। तो इनसे पता चलता है कि स्थलीय मार्गों के लिए इन चीज़ों का प्रयोग, बैलगाड़ी और इनके साधनों का प्रयोग किया जाता था। और इसके अलावा वहाँ सिंधु नदी बहती थी ना, तो इसकी सहायक जो नदियाँ थी, अब सहायक नदियाँ तो नदी मार्ग, ठीक है, नदी मार्ग मतलब नावों आदि का प्रयोग भी किया जाता था। जलीय मार्ग का भी प्रयोग वहाँ पर चीज़ें बाहर से लाने के लिए किया जाता था। ठीक है। अब उप महाद्वीप था, उसके आगे से आने वाले माल, ठीक। अब अपने को पता चलता है कि माल केवल आसपास के इलाकों से नहीं आता था, उप महाद्वीप की सीमाओं को पार करके भी काफ़ी सारी चीज़ें आती थी। जैसे अपने को पता चलता है कि सोर्तुगई जो नामक स्थान था, सोर्तुगई यहाँ नहरें मिली है ना, याद है कि नहीं है। तो यहाँ से अपने को लाजवर्द मणि मिलती है, इसका अपने पिछली बार जिक्र कर लिया था। लाजवर्द मणि नीले रंग का कीमती पत्थर प्राप्त हुआ ना। ऐसे ही अपने को गुजरात के बड़ौच में यहां से क्या मिला, कार्निलियन लाल रंग का पत्थर, ठीक है, कार्निलियन, ठीक है। इसके अलावा तांबा अपने को कहां से प्राप्त हुआ है, तांबा अपने को प्राप्त होता है खेतड़ी से, ठीक है, खेतड़ी से तांबा प्राप्त होता है। और खेतड़ी में एक सभ्यता पाई गई है, ताम्रक सभ्यता, जिसे पुरातत्व वेदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत सभ्यता नाम दिया, ठीक है। क्या नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा। नाम जोधपुरा है, कंफ्यूज मत होना, ये जोधपुरा है ना, ये जयपुर में है। और ये जो गणेश्वर है ये सिक्कर में कांतली नदी के किनारे। ज़्यादा विस्तृत आपके नहीं है, सीधा आपको पूछ सकते हैं भाई जो खेतड़ी के आसपास जो तांबे की सभ्यता, जहाँ से तांबा खूब प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है, क्या पुरातत्व दिया तो उसका नाम गणेश्वर जोधपुर सभ्यता नाम दिया, ठीक है ना। अब सोना खरीदते थे, जैसा अभियान भेजते थे वहां से, ये दूर दूर से चीजें मंगवाने के लिए अभियान भेजते थे। तो ये राजस्थान से तो मंगवाते थे तांबा, और दक्षिण से, आपने वो मूवी देखी है क्या, KGF, पोलर गोल्ड फील्ड, ठीक है, दक्षिण से ये मंगाते थे सोना। और इसके लिए बाकायदा अभियान भेजते थे और वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क करते थे, वहाँ से चीज़ें प्राप्त करते थे। क्योंकि इसके प्रूफ हमें किस प्रकार से मिले हैं, क्योंकि हमें वहाँ से हड़प्पाई मृत भांड है ना, ये मृत भांड हमें कई जगह से मिले हैं, ठीक है। ये मृत भांड हमें यहीं से नहीं, बाहर से भी मिले, जैसे मेसोपोटामिया है, ओमान है, ठीक है, यहाँ से मिले। देखो एक बात ध्यान रखना, बाहर से तांबा केवल खेतड़ी से ही नहीं मंगाया जाता था, तांबा बाहर के प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी, जैसे ओमान है, जिसे उस समय मगान के नाम से जानते थे शायद, ठीक है। इसमें संभवतः लिखा है कि संभवतः मगान नाम ओमान का था। तो मेसोपोटामिया, ठीक है, और ओमान, यहाँ से भी तांबा हम प्राप्त करते थे। और इसका हम अंदाज किस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि जो मेसोपोटामिया और ओमान में जो तांबा मिला है उसमें भी निकल के तत्व निकल प्राप्त हुआ है, और यही निकल हमें हड़प्पा सभ्यता के तांबे में भी प्राप्त हुआ है। मतलब इनका मध्य आपस में ये तांबे का आदान प्रदान होता था। इस चीज़ का हम इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो निकल है ना, निकल सभी जगह से प्राप्त हुआ है। समझ गए ना बात को। एक तो ये चीज़ पता रहती है भाई कि बाहर से होता था। दूसरी बात मैंने कहा ना, हड़प्पाई मृत भांड जो हैं
जिनके ऊपर मोटी काली मिट्टी, जो काले मृदबांड थे जिनके ऊपर मोटी मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था ताकि उसमें डाली जाने वाली चीज़ों का रिसाव नहीं हो, वो मृदबांड हमें मेसोपोटामिया से मिले, ओमान से भी मिले हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं चला उनमें क्या भरकर आदान प्रदान होता था, लेकिन संभव है कि उनमें ही चीज़ों का रखकर और उसी के माध्यम से वस्तु विनिमय ओमान में और मेसोपोटामिया में और हड़प्पा के मध्य में होता था। ठीक है ना। अपन ये चीज़ देख लेते हैं कि भाई मेसोपोटामिया है ना, वहाँ पर लेख प्राप्त हुए हमें कई सारे लेख प्राप्त हुए और उन लेखों में कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि सैलकड़ी पत्थर है, लाजद मणि है, कार्निलियन है, ठीक है, तांबा है, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ हैं, इन सब का उल्लेख किया गया। और उल्लेख करने के साथ साथ उन्होंने मेलुहा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, मेलुहा शब्द, मेलुहा यह संभवतः उन्होंने हड़प्पा के लिए किया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लिए। और ओमान है ना, ओमान, इस ओमान को वो लोग कहते थे मगान। ये मेसोपोटामिया के लेखों में नाम मिल रहे हैं इनके। ठीक है, और मेलुहा को उन्होंने नाविकों का देश कहा है, नाविकों का देश। किसने? मेसोपोटामिया लेखों ने। ठीक है, मेसोपोटामिया लेखों में एक किंवदंती लिखी हुई है कि तुम्हारे राजप्रसाद में हाजा पक्षी की आवाज सुनाई दे। तो जो पुरातत्वविद है वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वो शायद मेसोपोटामिया के लोग हैं, वो हाजा पक्षी के नाम से किसको संबोधित कर रहे हैं? हाजा पक्षी। यह है मोर। उनका अनुमान है पुरातत्ववेत्ता का कि ये मोर है ना, इसको यह हाजा पक्षी क्या के नाम से जानते थे मेसोपोटामिया के लोग। मतलब इनमें आदान प्रदान तो था, तभी तो पता है इन चीजों का, समझ रहे हो। और नाविकों का देश कह रहे हैं, इसका एक प्रूफ ये भी मिला है कि जो नाव के चित्र वाली, नाव के चित्र मिले किस पर? कुछ मोहरों पर। कुछ मोहरों पर क्या मिला है? नाव के अपने को चित्र भी प्राप्त हुए। अपन तेजी से खींचेंगे ना, कम समय में ज़्यादा अपने को रिवाइज करना है। ये चीज़ें याद रखना। ये नाव का देश किसे कहा गया? तो मेलुहा को। ये ओमान का नाम क्या था? मगान, हाजा पक्षी, मोर। ठीक है, और ये कहाँ प्राप्त हुए? ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। और आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही ध्यान देना है, फालतू की जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना उनको अपन हटा रहे हैं। वैसे भी रिवीजन का टाइम है, पूरा गहरा पढ़ने का टाइम नहीं है। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब बात करते हैं मुहर लिपि तथा बाट। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मुहर की। मुहर जानते हो? आज कोई चीज़ है, मान लो कोई थैला है, उसके रस्सी लपेट दी, रस्सी लपेट के उसके ऊपर क्या करते थे? मिट्टी, गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे और फिर जैसे मोहर होती थी उस मोहर को, मान लो ये पेन है, ये मोहर है, तो इसके पीछे से लगा देते थे तो, और इसको यहाँ पर ऐसे छाप देते थे। वो छप गया भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। छाप देते थे तो वहाँ पर निशान बन जाता था ना, उसके ऊपर जैसे ये इसमें कोई 4 टांगे लगा दो, ऐसा करके बन जाती थी ना संरचनाएं, और उसके ऊपर कुछ नाम वगैरह लिख देते थे। ठीक है ना, वो लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ऐसा लिख देते थे। ये मोहरें होती थी। ये मोहर अगर गिल्ली मिट्टी पर चिपका देते थे और वो मोहर टूटती नहीं थी गंतव्य तक पहुंचने तक, तो समझ लो मतलब उस माल के साथ छेड़छाड़ नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो माल के साथ छेड़छाड़ की गई है। आज भी ये प्रयोग किया जाता है मोहरों का, तो उस समय भी वही मोहरें थी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? मुहर और मोहर में फर्क है, ये ध्यान रखना। यहाँ अपन मुहर की बात कर रहे हैं, मुहर, समझ गया ना। और इसमें पुरातत्व ने अंदाज लगाया कि ये जो थी ना, ये जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी जो लिपियों का अक्षर, इनसे शायद उसके मालिक का या कोई व्यापारी था उसका उल्लेख होता था, उसका पता चलता था इसकी है। और ये चित्र होते थे ना, ये शायद अनपढ़ लोगों के लिए होते थे। अनपढ़ लोग उनको देखकर समझ जाए। जैसे आज 10 के नोट पे क्या होता है, जो चीज़ें है ना वो अनपढ़ लोग देख कर समझ जाते हैं ना। सब तो पढ़े लिखे लेकिन समझ तो जाते हैं ना कि भाई हाँ ये चीज़ इतने रुपए का नोट है। तो ये इस प्रकार से होती थी। दूसरी बात करते हैं लिपि। लिपि की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसमें बहुत ज़्यादा चिन्हों वाले एक साथ कोई अभिलेख अपने को प्राप्त नहीं है। सबसे बड़ा जो वहाँ से लेख हमें प्राप्त हुआ उसमें 26 ही अक्षर हैं। कितने? 26 अक्षर, या मतलब चिन्ह कह सकते हैं अपन, अक्षर को बजाय चिन्ह कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। 26 चिन्ह वाला सबसे बड़ा जो लेख मिला है उसमें 26 चिन्ह है।
ये याद रखना, सीधा पूछ सकते हैं कितने चिन्ह थे सबसे बड़े लेख में, तो 26 चिन्ह। और यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए रहस्यमय लिपि है। कैसी है? रहस्यमय, पढ़ी भी नहीं जा सकी और हो सकता है भविष्य में भी पढ़ी जा सके, नहीं पढ़ी जा सके, कोई गारंटी नहीं है। समझ गए ना बात को? तो ये रहस्यमय लिपि है। और दूसरी बात इसकी खासियत क्या थी, एक तो ये पढ़ी नहीं जा सकी, दूसरी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इधर से दाएं से स्टार्ट करते थे, बाएं जाते थे। और इसका पता कैसे लगाया पुरातत्व में कि कुछ लेख मिले हैं जिन पर दाईं तरफ बड़े अक्षर हैं और इधर जाते जाते वो छोटे हो जाते हैं। अपन भी देख सकते हैं, जैसे मतलब इधर आते थे शायद जगह कम बच गई होगी, जैसे अपन देख सकते हैं भैया मैंने ऊपर लिखे तो ये बड़े लिखे, लेकिन नीचे आते थे छोटे हो गए ना अक्षर। क्यों? क्योंकि नीचे स्पेस कम मिल रहा था, मैंने छोटे कर दिया अपना, या आदत है अपना, पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने लगाया कि यह शायद लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। दूसरी बात, ये वर्णमाली लिपि नहीं कह सकते। कैसी? वर्णमाली है, मतलब जैसे क है, अपन क लिखते हैं तो क का अर्थ क ही निकलता है। जैसे क को कमल, अगर कमल पूरा नाम लिखेंगे तो इसमें जो अक्षर है इसकी ध्वनि क आएगी, लेकिन वहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं था। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ वर्णमाला में कितने हैं? अंग्रेजी की वर्णमाला 26 अक्षर है, हिंदी में कहीं 36 है, कुछ और मिला के 42 वगैरह से अलग अलग होते हैं। लेकिन इसका आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा थोड़ी है। यहाँ तो कितने हैं? 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। अगर सारे चिन्ह जो यहाँ पर मिले उन सब की अगर गिनती की जाए, सबको जोड़ा जाए, तो ये 375 से 400 के मध्य बैठते हैं। इतने इतने कोई चिन्ह होते हैं क्या? हैं? तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई वर्णमाली लिपि नहीं थी, मतलब इसमें किसी भी एक अक्षर का निश्चित अर्थ नहीं निकलता था, अपन ये चीज कह सकते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो ये लिखा हुआ किस किस पे हमें प्राप्त हुआ है, तो हमें कई सारी चीजों पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। उन चीजों में अपन बार बार कई सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं। जैसे मोर है, मोर पर लिखा हुआ है, बाढ़ पे लिखा हुआ है, और कुछ लेख है वहाँ, उन लेखों पे लिखा हुआ है। तांबे की पट्टियाँ हैं, ठीक है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन हैं, बर्तनों के अवंठ हैं, ठीक है, बर्तनों के अवंठ। इन सब चीज़ों पर कहा तांबे की पट्टियाँ, अस्थियों से बनी चीज़ें, सैलखड़ी पत्थर से बनी चीज़ें, बर्तनों के अवंठ, और कुछ लेख हैं, मुहर है, इन सब पे लिखा हुआ प्राप्त हुआ हमें होता है। और ये तो सारी चीज़ें वो है जो पक्की मिट्टी वगैरह की चीज़ें, इनसे ये तो सेफ रह सकती हैं, ये तो सदियों से सेफ है और आज अपने पास है। लेकिन नष्ट प्राय चीज़ों में भी लिखा गया होगा, जैसे कागज है, कुछ और है, लकड़ी है, उन पर भी लिखा गया होगा, जो आज अपने को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो चीज़ें नष्ट हो गई, समय के साथ नष्ट। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ पर व्यापक स्तर पर साक्षरता थी। ठीक है, व्यापक स्तर पर साक्षरता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता को अपन साक्षर सभ्यता कह सकते हैं। निरक्षरों की सभ्यता नहीं थी, साक्षर सभ्यता थी। वहाँ पर अधिकतर लोग पढ़ना लिखना जानते थे। ठीक है ना। अब अपन ने वहाँ पर की मोहरें पढ़ ली, वहाँ की लिपि देख ली अपने। अब अपन वहाँ से देखेंगे एक चीज़ और, वो है बाट। हमें वहाँ पर बाट मिले हैं। बाट कैसे मिले? बाट थे घनाकार के, ठीक है, घन के जैसे आकार के। और सॉरी, चलो मैं इतना एक्सपर्ट चित्रकार थोड़ी हूँ। ऐसे हमें बाट मिले जो सामान्य थे, इनके ऊपर कुछ नहीं, सिंपल साधारण बाट मिले। इनके ऊपर कुछ उल्लेखित नहीं किया गया था, कुछ लिखा नहीं गया था। ठीक है ना। और ये चर्ट नामक, आपसे सीधा पूछ लेते कि बाट कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, तो वो था चर्ट नामक पत्थर से बाट सामान्यतः बनाते थे। और इनका आकार कैसा होता था? घनाकार आकार होता था। कैसा होता था? घनाकार आकार होता था, घनाकार। और पूरी सभ्यता में ईंटें भी समान मिली है एक नाप की, चाहे गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितनी भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्षेत्र मिले, जगह मिली हैं, सब पर ईंटें एक समान, मुहरें एक समान, बाट एक समान, लिपि एक समान मिली है। ठीक है ना। ये आगे अपने को काम आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और तो घनाकार और चट नामक पत्थर से बाट बनाया जाता था। और इसमें एक पद्धति चलती थी, इसमें निचले मानदंड पर 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे करते करते 1280 तक, कितने 1280 तक
सॉरी 12,800 तक, ठीक है। कितने 12,800 तक के नाप अपने को मिलते हैं। ये द्विआधारी मानदंड किसा कह सकते हैं, द्विआधारी। पूछ सकते हैं किस प्रकार, किस प्रकार का मानदंड, तो द्विआधारी मानदंड यहाँ से मतलब जो ये बाट है ना, इनके लिए प्रयोग किया जाता था। ये निचले स्तर पर, ठीक है। ऊंचले स्तर पर क्या होता था, दशमलव आधारित। ऊंचले स्तर पर या ऊपरी स्तर पर, ठीक है, ऊपरी स्तर पर दशमलव आधारित मानदंड होते थे। और छोटे जो बाट होते थे, छोटे बाट, उनका उपयोग, छोटे बाट थे ना, उनका उपयोग जैसे मन के आभूषण, इनको तोलने के लिए छोटे बाटों का उपयोग। आज भी सुनार के पास जाओगे ना, इतने छोटे छोटे महीन बाट प्राप्त होते हैं, जो 1 तोड़ा 2 तोड़ा 5 तोड़ा कुछ मोती वगैरह तोलने के लिए काम आते हैं। उस समय भी आते थे। सारी चीज़ें आज हैं वो उस समय थी, आज कुछ एडवांस हो गई, लेकिन उस समय जो थी वो आज तो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है ना। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ तक की बात हो गई। मोहर लिपि तथा बाढ़ अपन मोहर और मुद्रांकन देख लिया, एक रहस्यमय लिपि देख ली, बाढ़ देख लिया, ठीक है ना। अब अपने बात करते हैं प्राचीन सत्ता की। तो प्राचीन सत्ता की बात करते हैं, तो अभी वहाँ अंदाजा लगाया जाता है कि वहाँ कोई न कोई तो राज करता होगा, ठीक है ना। कोई न कोई तो सबको नियंत्रित करता होगा और नियंत्रण शासक ही करेगा। तो वहाँ सत्ता किस प्रकार थी, तो वहाँ अंदाजा लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, वहाँ पर हमें एक संरचना मिली है जिसे पुरोहित राजा के नाम से संबोधित किया जाता था। वहाँ पुरोहित राजा के नाम से मतलब परिचित थे मेसोपोटामिया सभ्यता में। और उससे मिलते जुलते यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, तो यहाँ उसको पुरोहित राजा के नाम से उन्होंने पुरातत्वविदों ने संबोधित किया है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ सत्ता के क्या उदाहरण मिलते हैं, मैंने पिछली बार जैसा पहले ही बता दिया, मैंने कहा ईंटें वहाँ की एक समान मिली, मन के एक समान मिले, बाटों की संरचना एक समान मिली है, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ें जो एक लिपि एक समान मिली है, मोहरें एक समान मिली है। तो इतने व्यापक स्तर पर गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक सारे इतनी विस्तृत फैली हुई सभ्यता में सभी जगह एक ही नाप की, एक ही आकार की अगर चीज़ें मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ कोई न कोई एक व्यक्ति नियंत्रित करता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर सत्ता के लिए अलग अलग अनुमान पुरातत्वविदों ने लगाए। कुछ लोगों ने क्या कहा, ठीक है, और वहाँ पर जैसे कुछ एक जगह से कुछ भव्य इमारत भी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने राजप्रसाद की संज्ञा दी है। हड़प्पा सभ्यता से एक इमारत प्राप्त हुई है जिससे राजप्रसाद की संज्ञा दी, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी विलासिता की वस्तु या कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं जिससे पता चला कि ये राजप्रसाद था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अलग अलग पुरातत्वविदों अलग अलग अनुमान लगाए। कुछ पुरातत्वविदों, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, कुछ पुरातत्वविदों ये सवाल पूछ सकते हैं कोई यहाँ पर सत्ता का केंद्र था, सत्ता के बारे में कुछ समझाइए। तो अगर निबंधात्मक क्वेश्चन भी पूछे तो आपको किस प्रकार से बनाना है, तो पहला नंबर है तो वहाँ पर कि कोई सभ्यता न, कोई यहाँ पर राजा था ही नहीं। कुछ पुरातत्व मानते हैं कि कोई राजा नहीं था, वहाँ पर सभी एक समान थे, कोई राजा नहीं था, ठीक है, कोई राजा नहीं, सभी एक समान, ठीक है। और दूसरे मानते हैं कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, कालीबंगा है, लोथल है। यहाँ पर सभी जगह अलग अलग राजा थे। यहाँ पर अलग राजा, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो अलग राजा था, कालीबंगा में अलग राजा था और लोथल में अलग राजा था। मतलब राजा तो थे लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग राजा थे, अलग अलग शासक थे, ठीक है। लेकिन तीसरा मत एक और आता है। ये दोनों मत भी अपने अपने हिसाब से ठीक होंगे, लेकिन तीसरा मत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से माना गया और ज़्यादातर ये अनुमान लगाया जाता था कि ये होगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि सारी सभ्यता है ना, सारी सभ्यता का हड़प्पा की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, सोरतुगई, जो बालाकोट, एक दो स्थान और है जो है ना, चनहुद्रो वगैरह, इनका सबका शासक एक ही शासक था। कितना? एक ही शासक था, वही सबको नियंत्रित करता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये मिलता है कि अगर अलग अलग होते तो ये संभव ही नहीं है किसी भी प्रकार से कि एक ही प्रकार की बाट मिले, एक ही प्रकार की ईंटें मिले। नापों में फर्क आता है, लेकिन अगर एक शासक है तो सब उसकी बात मानेंगे।
और एक ही नाप चलेगा, लेकिन अलग अलग होते तो ये सब अपनी अपनी चलाते। समझ गए ना? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वैसी बात हो जाती फिर तो। लेकिन यहाँ पर एक ही शासक है, इसलिए एक प्रकार की चीज, इसलिए सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। यह सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रमाणित आता है कि एक ही शासक था। और जब इसका पतन देखेंगे अपन तो पुनः इस चीज का उल्लेख करेंगे, एक ही शासक था इसीलिए एक साथ पूरी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि एक शासक का पतन हो गया, उस जो वहाँ पर संभालने वाली सत्ता थी उस सत्ता का पतन हो गया, इसलिए पूरी सभ्यता एक साथ उजड़ गई। वरना ये संभव ही नहीं है कि पूरी सभ्यता कभी एक साथ उजड़ जाए। ये पॉसिबल है क्या? पूरा अपन भारत का क्यों ना पूरा पाकिस्तान एक साथ उजड़ जाए, संभव नहीं है ना। ठीक है, ये तो सभी संभव होगा जब वहाँ की आंतरिक सत्ता कमजोर हो जाएगी, फिर भारत उसको अपने में मिला लेगा। समझ रहे ना? तब पाकिस्तान का अंत होगा। ठीक है, उसी प्रकार अपन समझ सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक है। अब अपन बात करते हैं, ये हो गई प्राचीन सत्ता, प्रसाद तथा शासक हो गए। अब इसका अंत पढ़ते हैं, सभ्यता का अंत। तो ऐसा है, तो मैंने अभी जिक्र किया था कि वहां पर एक ही सत्ता रही होगी, तो एक सत्ता का अंत हुआ और पूरी सभ्यता का अंत हो गया। तो 1800 ईस्वी पूर्व, कितने 1800 ईस्वी पूर्व तो अनुमान लगा है कि चंदहुद्रो जैसे, चंदहुद्रो या सोरतुगई जैसे है ना, गई जैसे विकसित इलाके अचानक से छोड़ दिए गए, वो खाली हो गए। ठीक है ना? और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हुआ। और कुछ जगह अनुमान लगा जाता है 1900 ईस्वी पूर्व तक भी कई जगह हड़प्पा सभ्यता विकसित थी और बसी हुई थी, लेकिन 1800 ईस्वी पूर्व तक धीरे धीरे अचानक से लुप्त हो गई और पूरी बिखर गई। और ये पुनः लौटती है ग्रामीण सभ्यता की ओर। किधर लौटती है? ग्रामीण सभ्यता की ओर। पहले शहरी सभ्यता थी, पहले ग्रामीण सभ्यता थी पूर्व हड़प्पाकालीन, फिर शहर बसे और अब पुनः ग्रामीण सभ्यता की ओर लौट रही है, जिसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर हड़प्पा। ठीक है, क्यों ग्रामीण सभ्यता की ओर लौट रही? क्योंकि ग्रामीण सभ्यता का ऐसा पता चलता है कि एक तो वहाँ पर जो मुहरे थी, बाट थे, मुहरे, बाट, ईंट, मनके, ये सब चीज़ें है ना, जो पहले एक रूपता पाई जाती थी, वो एक रूपता खत्म हो गई। अब स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे अलग अलग ईंटें बनने लगी, अलग अलग प्रकार के मानकों के बाढ़ प्रयोग होने लगे। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उस चीज़ का पतन हो गया, उस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है ना? और ग्रामीण सभ्यता इसलिए क्योंकि अब वहाँ पर व्यापक स्तर पर ना तो शिल्प उत्पादन होता था, ना कुछ और होता था। ठीक है, जैसे पहले शिल्प उत्पादन को देखते हुए बालाकोट, चंदहुद्रो ये थे ना, इनको विकसित किया गया था। ये नहीं रखा, स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे स्तर पर जितनी आवश्यकता होती उतने माल मंगाते, उतनी ही चीज़ों का विकास, उतनी चीज़ों का उपयोग किया जाता, उतनी चीज़ें बनाई जाती थी और उन्हीं का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना? दूसरी बात, बड़ी बड़ी संरचनाएं जो थी, विशाल स्नानागार, अन्नागार वगैरह, वो सब बंद हो गए और छोटी छोटी संरचनाएं बनने लगी। अब अपन कह सकते हैं कि ये कैसे संभव है कि एक बार विकसित होने के बाद पतन की ओर लौटना? तो ये आज के समय में नहीं है क्या? पहले बड़ी बड़ी हवेलियां बनती थी, आज कोई बना रहा है क्या बड़ी बड़ी हवेलियां? बड़ी संरचनाएं आज बन रही है क्या? उस समय के जैसे बड़े बड़े महल बन रहे थे आज बन रहे हैं क्या? आज नहीं बन रहे ना। तो ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं अपन। अब फ्लैट पद्धति चल रही है तो चल रही है, उस समय भी ऐसे ही था। पहले बड़ी चीज़ें बननी शुरू हुई थी, लेकिन वो शहरी सभ्यता के साथ ही नष्ट हो गई। और जब ग्रामीण सभ्यता आई तो छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग होने लगा। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का केंद्रित, जो केंद्रीय सत्ता थी वहाँ की, वो भंग होने से सारी चीज़ों में फर्क आ गया। अलग प्रकार के बाट उपयोग में होने लगे, अलग प्रकार की मोहरें, ग्रामीण स्तर पर अपने ग्रामीण स्तरीय संस्कृति वहाँ पर विकसित हो गई। और इस प्रकार से एक सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन उस सभ्यता का अंत होने के पीछे कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा, और वो कारण ये थे कि इसके लिए भी अलग अलग पुरातत्व अलग अलग अनुमान लगाते हैं। कुछ कहते हैं वहाँ पर पर्यावरण, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन हो गया। पहला कारण क्या देते हैं हम? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना? दूसरा कारण देखते हैं वनों की कटाई, जो आज है ना अपने नुकसान के कारण, वो भी उस समय थे वनों की कटाई। तीसरी, नदियों का मार्ग बदलना, मार्ग बदलना। ठीक है ना? चौथी, कुछ और भी देख लेंगे, जलवायु परिवर्तन
वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी होगी, वो आदि नहीं होगी तो छोड़ दिया होगा। दूसरी वनों की कटाई हुई होगी, उसके कारण खेती वगैरह नष्ट हो गई होगी। जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, जंगली सुअर और हिरण वगैरह वो कुछ और उपयोग करते थे, वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई होंगी। या और भी कुछ चीज़ें वन नष्ट होंगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और नदियों का मार्ग बदलना, मान लो ये नदी बह रही है सिंधु, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, पानी मिल रहा है, खेती हो रही है, पीने के लिए मिल रहा है, सब कुछ हो सेट है मामला। लेकिन ये फिर सिंधु ने मूड बदल लिया अपना, यहाँ से बहना शुरू कर दिया। अब यहाँ से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर चली गई, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई ना, अब इनको पानी नहीं मिल रहा, सारी प्रॉब्लम होगी। या हो सकता है इसने मार्ग बदल के इसके अंदर ही घुस गई हो, या तो ये दूर चली गई इसका नष्ट हो गई, या फिर इसने मार्ग बदल के इसको अपने लपेटे में ले लिया हो। जैसे द्वारिका नगरी है, आज पानी में समा गई ना, कुछ और भी मुंबई वगैरह शहर भी पानी में समाते जा रहे हैं धीरे धीरे, पानी जैसे जैसे ऊंचा बढ़ रहा है, तो नष्ट होंगे एक दिन फिक्स से। या तो पानी दूर चला गया इसके कारण नष्ट हो गई, या पानी उसके अंदर ही चला गया इसलिए नष्ट हो गई, ये कारण हो सकता है। और भी कुछ कारण रहे, लेकिन एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये कुछ बस्तियों के नष्ट होने का तो आधार बन सकते हैं। भाई जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैली हुई थी ना सभ्यता, तो इधर सिंध प्रदेश में, सिंध पर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, तो कुछ बस्तियां उनमें से नष्ट हो जाए। मान लो नदी ने मार्ग परिवर्तन किया, हड़प्पा नष्ट हो गया, मोहनजोदड़ो तो बचे, कालीबंगा तो बचे, एक पूरी सभ्यता के नष्ट होने का, एक साथ नष्ट होने का ये कारण अभी तक समझ में नहीं आया। इसके वजह से शायद केंद्रीय सत्ता का नष्ट होना ही रहा होगा, ये संभव है। क्योंकि एक कुछ बस्तियां तो नष्ट हो जाएंगी मान, लेकिन पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाए, इन कारण से ये संभव नहीं है। ओके, चलो अपन आगे बातचीत करते हैं। ये तो होगी नष्ट, अब इसको वापस खोजना भी तो पड़ेगा। ये तो सभ्यता का तो अपने अंत कर दिया, अब अपन करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। वैसे ये सभ्यता खोज कैसे हुई? आज के टाइम में मान ले कोई नई जगह मिले, कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी, कुछ वहाँ से मिट्टी हटेगी ना, तो नीचे से कुछ निकल के आएगा, या लोग खजाने के चक्कर में कुछ खोद देंगे, तो कुछ शहर मिलेंगे, कुछ पुराने पत्थर मिलेंगे, तो लोग वो रुचि लेकर उसको खोदेंगे, तो पूरा पूरा शहर निकल आएगा, तो खोज होगी नहीं। उसी प्रकार से अपना भारत का प्रथम पुरातत्व विभाग का था डायरेक्टर जनरल, पुरातत्व विभाग है ना, इसका प्रथम डायरेक्टर जनरल था जनरल, वो कौन था? डायरेक्टर था जो वो था कनिंघम। कौन था? कनिंघम, ये याद रखना। अगर पूरा नाम रखो तो अलेक्जेंडर कनिंघम, नहीं कम से कम इतना तो याद रख लेना, कनिंघम, ठीक है। ये सीधा सवाल पूछ सकता है भारतीय पुरातत्व विभाग का, ठीक है। सब प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इसके पास भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई, मृदमांड वगैरह मिले थे, इसके पास भी पहुंचे, लेकिन ये ढंग से अंदाज़ा नहीं लगा पाया। ये अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा पाया कि ये कोई एक पूरी प्राचीन सभ्यता हो सकती है, क्योंकि इसके मन में यही वहम था कि जो सबसे पहले गंगा नदी के किनारे जो शहर विकसित हुए, भारतीय संस्कृति वहीं से आरंभ हुई, इसका था। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, है ना, 4वीं शताब्दी ईस्वी, इन समय तक के कालों के जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का सारा लेकर ये अध्ययन करता था। और ये तो अपन ने पहले देख लिया, 1800 ईस्वी पहले तो नष्ट ही हो गई, 1800 ईस्वी पहले तो ये नष्ट ही हो गई सभ्यता। तो 6वीं शताब्दी से पूर्व में इसका वर्णन कहाँ से मिलेगा? लोग भूल गए समय के साथ वो परतें चढ़ गई और लोग भूल गए उन सभ्यताओं को। और जब वो खुद के जब वापस निकल के आई ना, जब रेत के टीले हटे, उनमें से नीचे से पूरी सभ्यता निकली, तब लोगों को कुछ लगा कि यार कुछ तो होगा वहाँ पर। बाकी लोग तो भूल चुके थे इस चीज़ को। तो कनिंघम यहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा कि एक पूरी सभ्यता पहचान ले वो? तो कनिंघम का बहुत बड़ा भ्रम रह गया। उसने इसको इसका अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों का, जो बाहर से बौद्ध यात्री आए थे घूमने के लिए, उन ग्रंथों का सहारा लिया।
या इनसे मध्य जो भी कोई ग्रंथ लिखा गया ना, उस ग्रंथ का सहारा लिया और उन ग्रंथों के सहारा लेने का यह इस सभ्यता का वास्तविक जो महत्व है वो समझ ही नहीं पाया। ठीक है ना। तो इसका महत्व कौन समझेगा फिर? इसका महत्व समझेगा जॉन मार्शल, जो बाद में 1924 में समझेगा। ये जॉन मार्शल किस प्रकार से समझेगा कि जब इसके अवशेष निकलने आरंभ हुए हड़प्पा सभ्यता के वगैरह के, तो फिर दयाराम साहनी, ये याद रखना नाम, दयाराम साहनी, और एक याद रखना राखालदास बनर्जी। ये 3 नाम लिखा रहा हूं, ये 4-5 नाम है, ये याद रख लेना। राखालदास बनर्जी, ठीक है ना। एक याद रखना जॉन मार्शल, एक याद रखना व्हीलर। ये अलग अलग देखो, इसने क्या किया, हड़प्पा है ना, हड़प्पा नामक जो शहर था, इसने 1921 में हड़प्पा नामक शहर की खोज कर ली। ठीक है। और इसी के आधार पर ये पूरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से आती। और 1922 में इसने मोहनजोदड़ो, किसने? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो की खोज इसने कर ली, राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922 ईस्वी में। और जब ये दोनों शहर प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो शहर जो अपने अध्ययन का मुख्य विषय है, इतना बड़ा शहर है, 125 हेक्टेयर में फैला हुआ, जिसमें सब कुछ हमें उपलब्ध हुआ है। तो जब इतने बड़े बड़े शहरों की खोज हो गई, तो जॉन मार्शल का माथा ठनका रहे, यार ये तो कुछ नए अड़ंगा है। तो फिर उसने 1924 के अंदर, कब? इसने 1924 के अंदर, ये कौन था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उस समय का डायरेक्टर जनरल था। ठीक है। 1924 में इसने पूरे विश्व के सामने घोषणा कर दी कि भारतीय संस्कृति में, भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है, यह एक पूरी अलग सभ्यता है, और प्राचीन सभ्यता जो मेसोपोटामिया के समकालीन हो सकती है। किसके समकालीन? मेसोपोटामिया के। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लेखक है, उस लेखक का नाम है S.N. राव। ठीक है। S.N. राव, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये भी याद रखना। S.N. राव को याद रखना, S.N. राव, और इनकी किताब है द स्टोरी ऑफ एन इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें ये कहते हैं कि जो जॉन मार्शल है, उसने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे ले जाके छोड़ दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? S.N. राव, ये S.N. राव का ये है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ना, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है। इसमें ये इन्होंने एक बात लिखी है कि जॉन मार्शल ने जहां भारत को पाया उससे 3000 वर्ष पीछे ले जाके छोड़ दिया। मतलब जो लोगों को विश्वास था नहीं कि गंगा के मैदान से भारतीय संस्कृति स्टार्ट हुई है, भारतीय सभ्यता स्टार्ट हुई है, आरंभ हुई है, उससे उसने कहा 3000 साल पीछे और ले गया। ठीक है ना। तो इसका ये बयान याद रखना कि किसने कहा और किस में कहा। S.N. राव ने कहा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहा, और कितने हजार साल, 3000 साल पीछे कौन ले गया? जॉन मार्शल ले गया। और कब इसने घोषणा करी थी जॉन मार्शल ने एक नवीन सभ्यता की? 1924 में विश्व के सामने घोषणा करी कि भारत में एक नई सभ्यता प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया के समकालीन हो सकती है। ठीक है। फिर एक और नाम आता है व्हीलर का। व्हीलर का नाम क्यों आता? व्हीलर का नाम इसलिए आता है क्योंकि अपन ने देखा ना, जॉन मार्शल गलतियां सभी कर रहे हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं। मैं भी गलतियां कर रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना। तो गलतियां, कनिंघम ने जो गलतियां करी उनसे सीख लेते हैं। जॉन मार्शल ने कुछ अलग काम किया और पूरे विश्व के सामने सभ्यता लिए। अब जॉन मार्शल भी कुछ गलतियां कर रहा है। जॉन मार्शल क्या गलतियां कर रहा है? वो 37 खुदाई कर रहा है। जैसे पूरी सभ्यता है, यहाँ दबी हुई है पूरी मिट्टी आर के ऊपर, और यहाँ पर कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है अपने को, इसे ये मिल रही है। तो ये जॉन मार्शल क्या कर रहा है? ऐसे पूरी खुदाई करवा रहा है, इसको पूरा हटवा रहा है, फिर इसको हटवा रहा है, ऐसा हटवा रहा है, जो यहाँ से चीज़ें प्राप्त उनको निकला रहा है। ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है? मतलब क्षैतिज खुदाई अपने इसको कह सकते हैं।
धरातल के समानांतर खोद रहा है। इसके कारण क्या होता है, जो स्तर विन्यास है, जैसे ये परत ये 1000 साल पुरानी, ये परत 2000 साल पुरानी, ये परत 3000 साल पुरानी, ये परत 4000 साल पुरानी, ये ना ये चीज़ें खत्म हो रही है। वो उसके महत्व को नहीं समझ रहा कि परतें भी कुछ समय का आकलन करने में मदद करेगी, इसके अंदर जो चीज़ें मिल रही वो उसका आकलन करने में मदद करेगी। मतलब उसने सबको क्या किया कि 1000 से लेकर 4000 साल तक पुरानी जो भी चीज़ें प्राप्त हुई मान लो, तो उसने कह दिया 1000 साल पुरानी है। क्यों? क्योंकि उसने एक साथ पूरी टीले की खुदाई करवाई जॉन मार्शल ने। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्षैतिज विन्यास की तरह उसने काम किया। लेकिन फिर जो मैंने व्हीलर का नाम लिया है, व्हीलर क्या आएगा 1944 में। कब? 1944 में। 1900 इसने कहा है, ये क्या कहा, पूर्व ब्रिगेडियर था, सेना का ब्रिगेडियर था ये, और ब्रिगेडियर से ये रिटायर हुआ था। तो इसने सैनिक पद्धति को अपनाया, सैनिकों वाला दिमाग लगाया, सैनिक पद्धति कह सकते हैं कि खुदाई में सैनिक पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो व्हीलर का नाम आप वहाँ पर ले सकते हो। तो ये ब्रिगेडियर था भूतपूर्व, और जब वो आया तो उसने क्या किया, उसने कहा ये क्षैतिज खुदाई है, ये कई सारी चीज़ों को नष्ट कर रही है, स्तर विन्यास को ठुकरा रही है, इसे पता नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ कब की है, कौन सी चीज़ कब की है। तो इसने क्या किया, इसने स्तर विन्यास का से खुदाई आरंभ की। तो क्षैतिज विन्यास सीधा पूछ सकते हैं, क्षैतिज विन्यास किसने? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल। स्तर विन्यास किसने? व्हीलर ने। ठीक है ना, 1944 याद रखना, ये ठीक है। इसने इसी प्रकार से खुदाई आरंभ की। दूसरी बात कि जब ये सभ्यता बसी थी और जब उजड़ी थी, उस समय ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का आज का जो लफड़ा है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये तो नहीं था, पूरा अखंड भारत था। ठीक है ना, वही अखंड भारत जिसकी परिकल्पना चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने करी थी। ठीक है ना, और जिसे साकार भी किया था, उसी अखंड भारत में के तहत बसी थी। लेकिन जब ये 1947 में देश आज़ाद हुआ और ज़्यादातर हिस्सा है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, जो सभ्यता का जो ज़्यादातर हिस्सा वो पाकिस्तान में चला गया, तो भारतीयों ने देखा रहा अपने पास भी कुछ होना चाहिए। तो फिर उन्होंने खोजें आरंभ करी, एक व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। तो उन्होंने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खूब सारी सभ्यताओं के स्थान प्राप्त किए, जैसे लोथल, राखीगढ़ी, देखा, लोथल, धोलावीरा और भी रोपड़। ठीक है, हरियाणा पंजाब में भी खूब सारे प्राप्त हुए हैं, राखीगढ़ी है ना, बनावली हरियाणा में प्राप्त हो ना, जहाँ से आपको याद है कि नहीं है, बनावली, जहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं, बनावली। ठीक है, और ये रोपड़ शायद पंजाब में है, रोपड़ है ना, ये पंजाब में हो सकता है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और जम्मू कश्मीर में खूब सारे अपने को सभ्यता को स्थान मिले। कालीबंगा, कामिला राजस्थान में, कालीबंगा या कालीबंगन बोल दो। ठीक है, गणेश सभ्यताओं वाले भी अपने को मिले हैं राजस्थान में खूब सारी जगह। ऐसे तो इनके ऊपर खूब सारा अध्ययन किया, और यह अभी भी खोज जारी है, बंद नहीं हुई है, अभी भी नए नए स्थान मिल रहे हैं, नई नई जगह मिल रही हैं, और आगे बढ़ रहा है। और 1980 के दशक के बाद, कब? 1980 के दशक के बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ग्रुप हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्ववेत्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो और भी कई जगह हैं, जो वो इनमें रुचि दिखा रहे हैं और तेज़ी से इनसे रिलेटेड काम हो रहा है। ठीक ना, तो ये बात हुई अपने इस सभ्यता की। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपना, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। ये अपना हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए। अब अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। अतीत, वर्तमान चीज़ें, आज की चीज़ें जो अपने को प्राप्त हुई, उनका अपना कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो अगर अतीत की चीज़ें, उनका अध्ययन करने में कितनी बड़ी समस्या आती है कि जो 3-3 हज़ार साल, 1800, 1900 साल पुरानी चीज़ें प्रॉब्लम आती है ना, तो वो समस्या क्या क्या आती है, वो समस्या देखते हैं कि जैसे वहाँ से कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई है, जैसे वहाँ से लिपि प्राप्त हुई, उसका तो कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि उसको तो पढ़ाई नहीं जा सका। तो फिर वहाँ की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है? जो हम मृद भांडे प्राप्त हुए, जो मुन के, जो ईंटें, जो वहाँ पर मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं,
इन चीज़ों से अपने को उनके समय का पीरियड का, उनके उपयोग करने का तरीका, आभूषण वगैरह ना, इनका पता चलता है। ठीक है। और वहाँ नष्ट प्राय चीज़ें, सरकंडे, लकड़ी, कुछ और भी चीज़ें रही होंगी जो समय के साथ नष्ट हो सकती हैं, वो नष्ट हो गई, वो तो आज अपने को मिलती नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या समस्या आ रही है? एक तो यहाँ पर पुरातत्ववेदा है ना, जो दो प्रकार से चीज़ों को बांटते, दो प्रकार से चीज़ें बांटते। पहली तो उपयोगिता के आधार पर, पहला क्या है? उपयोगिता। ठीक है ना। और एक है, अपन फर्स्ट रख देते हैं, ये सेकंड रख देते हैं उपयोगिता, फर्स्ट रख देते हैं पदार्थ। ठीक है। पदार्थ कैसे? कौन सी चीज़ें जो पत्थर की बनी हुई है, कौन सी चीज़ धातु की बनी हुई है, कौन सी चीज़ जो है वो अपने पत्थर, धातु या फिर कुछ और भी चीज़ें उनसे बनी हुई है। एक तो वो उसका पदार्थ जो है बनाने का, उसके आधार पर। दूसरी उपयोगिता के आधार पर, भाई आभूषण था कि ये अनुष्ठानिक कार्य के काम आता था, या फिर ये कोई औजार था जिससे कोई खेती हो, कोई और काम हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक उपयोगिता और एक पदार्थ के आधार पर, ये दो आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अब दो आधार पर भी वर्गीकरण करने में कई सारी समस्या आती हैं। अब उपयोगिता के आधार पर भी अपन कैसे देख सकते हैं? उपयोगिता के आधार पर ये देख सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है। मान लो कोई कब्र से प्राप्त हुई है, कोई नाले से प्राप्त हुई है, कोई घर से प्राप्त हुई है, कोई कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर अपन उपयोगिता आधार का पता लगा सकते हैं, भाई इस चीज़ के उपयोग मत। दूसरी, जैसे मन के, तकली, जो बाट, ये आज जैसे काम लेते हैं उस समय भी ऐसे काम ले जाते हैं, इसके आधार पर उपयोगिता। कुछ जैसे आभूषण है तो क्या उपयोगिता? पहनने के। और जो सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ, तो सिलबट्टा क्या? मिर्चे घिसने के काम आता होगा, उसमें भी मतलब मसाले वगैरह घोटने का काम आता होगा। तो आधार बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना। और कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों के हिसाब से भी उनके उस हिसाब से भी तय किया जाता है। जैसे उस समय के कपड़े कैसे पहनते थे, ये पता लगने के लिए क्या करते हैं? एक तो मोहरों पर जो चित्र बने, मोहरों पर जो चित्र बने, या मूर्तियाँ, मृद मूर्तियाँ जो वहाँ पर मातृदेवी की और जो मृद मूर्तियाँ मिली है, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, उसके आधार पर। क्योंकि कपास वगैरह से जो चीज़ें बनती थी, जो कपड़े बनते थे, वो तो कपड़े तो समय के हिसाब से नष्ट हो जाते थे, तो ये तो पता कर नहीं सकते वो कैसे कपड़े पहनते थे। ठीक है। तो ये पता कैसे करेंगे? इन मृद मूर्तियों के माध्यम से, ये मोहरों पर बने चित्रों के माध्यम से, इसे तो पता कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साधन का प्रयोग कर रहे हैं ना। दूसरी बात, कुछ कल्पनाओं के साथ भी जोड़ कर देख सकते हैं। और पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं? हमेशा अधिकतर पुरातत्ववेत्ता ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। किधर? ज्ञात से अज्ञात। लेकिन यह सिद्धांत हर जगह काम आता है क्या? हर जगह सेट बैठ सकता है क्या? नहीं किया जा सकता ना। जैसे सबसे अधिक समस्याएं धार्मिक महत्व की ना, धार्मिक महत्व की चीज़ों को समझने में या उनको घोषित करने में, भाई ये चीज़ है, इसमें सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे वहाँ पर मातृदेवी की मूर्ति मिली है। ठीक है। मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मातृदेवी की मूर्तियाँ आज कैसे? लक्ष्मी जी को आपने देखा होगा ना, खूब गहनों से लदी हुई। दुर्गा माता को देखा होगा, हथियारों से सजी हुई, गहनों से लदी हुई होती है ना। तो उसके आधार पर आप कई सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मातृदेवी थी, जो उनकी मूर्ति से पता चलता है कि भाई ये धार्मिक अनुष्ठान में काम ली जाती थी। वहाँ पुरोहित राजा जो मिले हैं, घुटनों पर हाथ रखा हुआ और ऐसे बैठा हुआ, जैसे आज के पुरोहित बैठते हैं, मतलब जब यज्ञ वगैरह होता है, उन चीज़ों से पता चलता है ये उस पर काम आती थी। जैसे कालीबंगा है, कालीबंगा और लोथल, यहाँ से अपने को यज्ञ वेद्य भी मिलती है। याद रखना, कहाँ से मिली है? कालीबंगा और लोथल से यज्ञ वेद्य मिली है। तो इससे पता चलता है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों में काम आती थी। और ये पुरोहित राजा है, इसको किस आधार पर देखा गया कि मेसोपोटामिया में भी ऐसा जिक्र हुआ है कि पुरोहित राजा का, और उसी जिक्र से जो जिक्र किया गया पुरोहित राजा सा, वैसी ही ये मूर्ति, इससे पता चलता है कि ये पुरोहित राजा था और ये अनुष्ठान वगैरह करवाता था। ठीक है। इसके अलावा हमने विशाल स्नानागार की बात की थी, जो धार्मिक क्रियाओं से जुड़ा होता था ना, जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। और भी देखें तो प्रकृति पूजक, हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद प्रकृति पूजक भी थे। और ये चीज़ों को पता कैसे लगा सकते हैं? भाई वहाँ पर मोहरों पर जो एक श्रृंगी मिला है, जिसे एक श्रृंगी बोलते हैं, एक श्रृंगी। ठीक है। एक श्रृंगी तो एक सिंग वाला, एक सिंग वाला, ये तो घंटा हो जाएगा। एक सिंग वाला ऊपर, मतलब सर पे। एक सिंग किसी जानवर के है क्या?
किसी के नहीं है। गेंडे जो नाक पे है वो तो स्पेशल है। तो ये परिकल्पित था, मतलब कल्पना की गई थी। और कुछ भी और भी चीज़ें जैसे प्रकृति संबंधी मिली है, जो वृषभ वगैरह, जैसे एक योगी का चित्र मिला है, ठीक है, जिसे आद्य शिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आद्य शिव। जो शायद आज के भगवान शिव है ना, उनका कोई रूप था वो, जो जिसे आदि शिव के नाम। ये कुछ जगहों पर तो अकेले बैठे हैं एकाकी, कुछ जगह पशुओं से घिरा है, तो पशुपति के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है ना। तो और जैसे वहाँ पर शिवलिंग मिला है परिष्कृत, ठीक है ना, जो ये पत्थर मिले हैं, तो ये हो सकता है वो शिवलिंग के रूप में पूजा करते थे इनकी, ठीक है ना, शंकुआकार पत्थर। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि धार्मिक प्रयोग में लाई जाती थी, जो आज ज्ञात है। ज्ञात से अज्ञात ही तो चल रहे हैं। आज शिवलिंग को देखते हैं, पूजा करते हैं, तो शिव जी हैं वो पशुपतिनाथ आज कहते ही हैं। तो उसमें भी योगी की तरह शिव जी आज भी दिखाई देते, तो उसमें भी योगी की तरह बैठे, तो हो सकता है ये शिव जी रहे होंगे। तो मैंने अभी जैसे बात करी ना कि पुरातत्व वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, लेकिन हर एक चीज़ में सेट नहीं हो पाता, विशेषकर धार्मिक मान्यता के मामले में सेट नहीं हो पाता। कैसे सेट नहीं होता? एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे तकली वगैरह, ताकड़ी वगैरह, तो आज तकली तोलने की यूज़ करते हैं, तो वो उस समय भी तोलने की यूज़ करते नहीं। लेकिन अगर अपन बात करें इस चीज़ की कि भाई आद्य शिव की, तो अपन अगर प्राचीन काल में जाएं तो वहाँ 1500 से 1000 ईस्वी में ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का जो लेखन हुआ है वो 1500 से 1000 ईस्वी तक के बीच में हुआ है ना। इस लेखन में जो आज शिव का रूप है, वहाँ पर एक देवता का जो एग्जाम्पल देखे वो है रुद्र, जो आज के भगवान शिव से मेल खाते हुए हैं। लेकिन इन रुद्र को इसमें ना तो पशुपतिनाथ के रूप में, ना जानवरों के देवताओं के रूप में कहीं भी वर्णित किया गया है। तो ये कोई नहीं किया गया इन रुद्रों को। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की जो मौर्य वगैरह वहाँ पर आदि योगी के जो रूप में हैं, उसके ज़्यादा जो पशु हैं, कुछ और बैठे हैं, तो पुरातत्व कह रहे हैं कि ये भाई ऋग्वेद में रुद्र का जो रूप है, वो रूप तो इससे बिल्कुल भी मेज नहीं खाता। तो फिर ये कौन हो सकता है? तो ये शायद कोई समन हो सकता है। समन माने शायद, समन का जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद तांत्रिक वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कोई ये समन था क्या? अगर ये भगवान शिव नहीं है तो ये क्या कोई समन था? इसके बारे में भी अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। मतलब कह तो सकते हैं कि पशुपतिनाथ भगवान शिव का रूप था, लेकिन फिर अपना ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो लेकिन फिर ये सिद्धांत, ज्ञात से ज्ञात का सिद्धांत यहाँ फेल हो जाता है कि जब अपन ऋग्वेद काल की बात करें तो ऋग्वेद काल में जो रुद्र हैं, जो आज के भगवान शिव का रूप है, उस रुद्र की जो कल्पना है वो बिल्कुल भी इस समय जो प्राप्त हुए आदि योगी जो ये आद्य शिव, ये बिल्कुल भी मेज नहीं खाता। तो फिर हो सकता है ये कोई समन भी हो, ये कंफर्म नहीं हुआ। हमारा पाठ भी खत्म होने की और है, तो ये लगभग हो गया है पाठ खत्म। लेकिन अब ये पाठ कई सारे प्रश्न छोड़ देता है। कोई भी चीज अपना आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी कुछ बेहतरीन जानकारी रखते हैं कि वो आर्थिक आधार पर किस प्रकार से जीते थे, उनकी सामाजिक मान्यता क्या थी और क्या थे। हो सकता है अपन इनके बारे में कुछ और भी जान जाते। कब? जब ये लिपि है ना, द्विभाषा आधारित कोई लेख मिल जाता और यह लिपि हमें समझ में आ जाती, तो कई सारी चीज़ें जो अपने को मिल जाती कि और अपने को और अध्ययन करने के लिए कुछ और चीज़ें भी प्राप्त हो जाती। जैसे कि ये हमें अभी तक पता नहीं चला क्या ये जो विशाल स्नानागार है क्या धार्मिक कामों के लिए यूज़ किया जाता था, क्या ये आदि शिव ही हैं जो आज के रुद्र हैं, भगवान शिव हैं, या फिर वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, या अभी भी अध्ययन योग्य विषय है। या फिर वहाँ पर सामाजिक मान्यता क्या अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई, वहाँ पर आर्थिक भिन्नताएं ज़्यादा नहीं दिखाई देती, या फिर वहाँ सामाजिक भिन्नताएं ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई देती, वहाँ कब्रिस्तान एक समान क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें जो कई सारे ये प्रश्न अभी भी छोड़ता है। इन्हीं प्रश्नों के साथ ये खत्म होता है पाठ, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के अभी भी इतना सारा मटेरियल पड़ा है पुरातत्व विद्याओं के लिए कि खूब खोज सकते हैं, खूब यहाँ पर खोज जारी हो सकती है। कुल मिला के या अपने रिलेटेड ये इतना ही है कि ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेपर में से ज़्यादा बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। ये फालतू के जो एक्स पर डब्बे पड़े हैं, ये कालगणना वगैरह, ये अभी पढ़ने के आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए इतने मटेरियल काम का है। इसमें जो मेन नाम है, जो किताब का अंश है, जो मेल हुआ, मगान वगैरह हैं, मोहरें, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं, लिपि है, जो आदि शिव का उदाहरण है, मोहनजोदड़ो की जो संरचना है, जो वहाँ पर प्राप्त चीज़ें हुई हैं,
तो उपयोग किस प्रकार से होता था, ठीक है, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, जैसे कार्निलन कहाँ से प्राप्त हुआ है, बड़ौज गुजरात से। और सेल खड़ी पत्थर जो है वो मनके बनाने काम आता था। चर्ट नामक पत्थर था वो बाट बनाने काम आता था। और जो लाजवत मणि है वो नीले रंग का कीमती पत्थर वो कहाँ मिला अपने को, सोरतुगई में। सोरतुगई में अपने को नहरें मिली हैं, ठीक है। जलाशय कहाँ मिले हैं, जलाशय मिले हैं धोलावीरा में। मोहनजोदड़ो में कुएँ कितने मिले, लगभग 700 करीब कुएँ मिले हैं, ठीक है। और जो कनिंगम था, पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, कनिंगम। और वो कौन था जो जिसने हड़प्पा सभ्यता की घोषणा करी, विश्वनाथन ने, वो करी थी जॉन मार्शल ने। कब करी, 1924 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने 1921 में। और राखालदास बनर्जी है ना, उसने क्या किया, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, जो उसका एक लेखक था ना, उसने जो पंक्ति लिखी 3000 साल पीछे ले गया, वो पंक्ति याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा और तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे बना सकते हैं। अगर आपको ये सारा मटेरियल याद है तो आप निबंधात्मक क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का निबंधात्मक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। पूरी जोड़ के चलना, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो और कुछ मेरे हिसाब से और कुछ नहीं बच रहा, ठीक है ना। समाधान वगैरह इनके बारे में पढ़ लेना। अगली वीडियो मिलते हैं अगले पार्ट में। ये पार्ट खत्म हुआ, अगली वीडियो अपन 40 मिनट के अंदर पूरी वीडियो लटाएंगे, अगला पार्ट, ठीक है ना। शुभ रात्रि, आराम करो और मन लगा के पढ़ाई करना। मिलते हैं अगली वीडियो।